कंसेप्ट प्रॉपर 100% आता है, बट तुम्हें थोड़ा अप्रोच डेवलप करने में प्रॉब्लम आ रहा है। 99% बच्चों का ऐसा ही होता है कि सर अप्रोच नहीं आ पाता है। बट कुछ बच्चा ऐसा होता है जो ज्यादा सवाल करने के बाद भी कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाता है। तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, तो इवन अगर एडवांस का मटेरियल किसी को चाहिए, कोचिंग में इनरोल है तो अच्छी बात है, नहीं इनरोल है तो वही जो ऐप बताया मैंने उस पर मिल जाएगा। आप अगर आपका सच में ड्रीम आईआईटी है तो फिर आप जितना भी एफर्ट मैक्सिमम लगा सकते हो वो सच में आपको लगाना है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज की वीडियो में मैंने सोचा कि फिजिक्स को एक सही वे में अप्रोच कैसे किया जाए ताकि हम उसमें मैक्सिमम रिजल्ट निकाल पाएँ, तो उस टॉपिक पे वीडियो होने वाली है। तो मैंने सोचा इस चीज़ पर गाइडेंस देने के लिए कोई ऐसे एक्सपीरियंस टीचर आएँ तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, ठीक है। तो उस हिसाब से इस वीडियो में हमें ज्वाइन किया है शांतनु सर ने, और वो बहुत फेमस टीचर, आप सबको पता है। उनके वन शॉट वीडियो आप सबने देखे होंगे, मैंने भी देखे थे, और मुझे भी अपनी जेई टाइम में काफ़ी हेल्प हुए थे उन वीडियोज़ से, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते ही होंगे शांतनु सर को, तो मैंने तो अपनी तरफ से शांतनु सर के बारे में बता ही दिया है। पर सर आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। विवेक का मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो देखा था, ऐसे कुछ वो एडवांस स्ट्रेटजी के ऊपर बता रहा था। तो जब उसने वो फिजिक्स की बात आई तो उसने देखा कि उसने बोला कि मैंने वही शॉर्ट शांतनु सर से प्रिपेयर किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आज बहुत सारे बच्चे तुमसे जुड़े भी हुए, 7,000 के ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं तुम्हारे, तो होप करता हूँ बहुत जल्द 10,000 भी हो जाएंगे। तो यार जो भी आज पहली बार इस चैनल पे आ रहा है तो सबसे पहले विवेक को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छा गाइडेंस देता है। मतलब मैंने इसकी वीडियो देखी है, बहुत जेन्युइन गाइडेंस देता है जो एक्चुअल में होता है। ऐसा नहीं कि कुछ हवा दे दिया कि भाई ऐसा कर लो ऐसा करो, नहीं, जो इसने सच में फॉलो किया है ये वही देता है। ये सबसे अच्छा लगता है मेरे को विवेक के बारे में। सेम गोज फॉर सर, मतलब सर का भी चैनल है तो उसको भी सब्सक्राइब कर दो यार, काफ़ी सही गाइडेंस वहाँ से ही मिल जाती है आप लोगों को। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें अनअकैडमी की प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें तुम 11 करोड़ वर्थ तक के प्राइसेस जीत सकते हो यार। ये 14 और 15 अगस्त को होने वाली है। इससे IIT जेईई और नीट एस्पायरेंट दोनों दे सकते हैं। तुम्हें उसके टाइमिंग और शेड्यूल, कौन सी तारीख को होने वाली है और कब से कब तक होने वाली है, तुम्हें दोनों स्क्रीन पर दिख रहा होगा यार। तुम अपनी कैटेगरी के हिसाब से उससे देख सकते हो कि तुम्हारा कौन सा टाइम है। एंड सेकेंडली, अगर तुम टॉप 2 में आते हो तो तुम्हारी कॉलेज की फर्स्ट ईयर की जो फीस होगी वो स्पॉन्सर हो जाएगी, मतलब तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो पे हो जाएगी। यहाँ पे तुम्हारी रैंक वाइज तुम्हें लिस्ट दिख रही होगी, तुम्हें क्या क्या प्राइसेस मिल सकते हैं। मतलब अगर तुम अंडर 100 आते हो तो तुम्हें कोई ना कोई प्राइस तो पक्का मिलेगा ही। तो तुम्हें स्कॉलरशिप स्लैब भी दिख रही होगी कि तुम्हें कितनी % स्कॉलरशिप मिलने वाली है, ठीक है, कितनी रैंक पे। तुम्हें बस यार मेरा कोड यूज करना है विवेक 44, और तुम्हें इस टेस्ट को अनलॉक कर दोगे। और तुम अगर लकी रहे तो तुम iPad विन करने का भी चांस पा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें स्क्रीन पे लास्ट ईयर के प्रोडिजी जो थे जिन्होंने टेस्ट दी थी वो भी दिख रहे होंगे। तो अब चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। बहुत सारे स्टूडेंट को सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि उनको पता ही नहीं होता है कि फिजिक्स को सही मैनर में अप्रोच कैसे किया जाता है, मतलब स्टार्ट कैसे करें। बहुत तो NCERT को बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं। तो सर मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछना चाहूँगा कि फिजिक्स में एक सही अप्रोच क्या होती है आपके हिसाब से। बेसिकली विवेक देखो, जो बच्चा 11th में आता है, अब बेसिकली क्या होता है कि या तो वो सिर्फ थ्योरी पढ़ता है या सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ता है, मतलब न्यूमेरिकल करता है। मैं एक ही चीज रिकमेंड करता हूँ कि फिजिक्स में सिर्फ न्यूमेरिकल से काम नहीं चलेगा। अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपको कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड बुक प्रेफर करनी चाहिए थ्योरी के लिए भी। जैसे रेसनिंग हॉलिडे कर सकते हो, NCERT भी कर सकते हो। SC वर्गों में थोड़ी कंसाइज थ्योरी होती है तो जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन रेसनिंग हॉलिडे NCERT बेस्ट होती है अगर आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स को तैयार करना चाहते हो। और 11th-12th में मैं रिकमेंड करता हूँ कि हर बच्चा थ्योरी पढ़े, क्योंकि जब तक आप सिर्फ सवाल लगाओगे तो हो सकता है कि ठीक है सवाल लगाने में आपको कुछ अप्रोच पता चल जाएगा, लेकिन जो डेप्थ नॉलेज होता है ना कि भाई कंसेप्ट अच्छे से जानना, उसके एप्लीकेशन की तो बाद में बात होती है, तो उसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना चाहिए। हाँ, ड्रॉपर बच्चे हैं, जो ड्रॉपर 13th वाले हैं, उनके लिए उतना टाइम होता नहीं कि वो थ्योरी पढ़े, तो वो ज़्यादातर सवाल ही करते हैं। लेकिन 11th-12th भाई थ्योरी पढ़ो, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो। चाहे रेसनिंग की बुक ले लो, कई सारे मार्केट में स्टैंडर्ड बुक भी है, DC पांडे है, सिंगेज है, तो जिसकी भी थ्योरी आपको समझ में आती है ना, इवन NCERT की भी थ्योरी बहुत प्यारी, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही था अप्रोच। मतलब फर्स्ट पॉइंट तो मेरे को लग रहा है ऑलमोस्ट सबके क्लियर हो ही गए होंगे इसके थ्रू। तो अब सेकंड पॉइंट ये होता है कि थ्योरी समझ आ जाती है बहुत लोगों की। थ्योरी मैंने पढ़ ली, आपने जो बुक बताई वो रेफर कर ली या टीचर ने समझा दिया, पर अब क्वेश्चंस बनते ही नहीं हमसे। मेरे को बहुत ऐसे कमेंट आते रहते हैं, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, डिप्रेस हो जाता हूँ, क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो क्वेश्चन बने हैं, कोई पैटर्न है या फिर वो प्रैक्टिस से ही आएंगे? मतलब इस पर आप थोड़ा गाइडेंस दे दो। एक तो तुम्हें कंसेप्ट प्रॉपर 100% आता है, बट तुम्हें थोड़ा अप्रोच डेवलप करने में प्रॉब्लम आ रहा है। 99% बच्चों का ऐसा ही होता है कि सर अप्रोच नहीं आ पाता है। कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि कुछ सवाल तो कर लेते हैं
बट उसके बाद के टफ वाले सवाल नहीं होते। ऐसे दो टाइप के बच्चे होते हैं जिनसे एक भी सवाल नहीं होता है कि सर मेरे को तो बन ही नहीं रहा है, कंसेप्ट सारे आते हैं। तो अप्रोच डेवलप करने के लिए बच्चा एक चीज कर सकता है, जैसे कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक का कुछ एग्जांपल्स लगा ले। जैसे मान लो डीसी पांडे मैंने बुक ले लिया, मेरे को काइनेमेटिक्स मैंने पूरा थ्योरी पढ़ लिया, सवाल नहीं बन रहे, तो मैं क्या करूंगा हर पोर्शन से, जैसे 1D का, 2D का, रेन मैन का, मैं 10-12 एग्जांपल लगा लूंगा हर टॉपिक के ऊपर। तो कई बार क्या होता है कि आप जब एग्जांपल देखते हो ना कैसे अप्रोच किया है उसने, उस एग्जांपल देखने के बाद भी आपका खुद का अप्रोच और उसके कुछ एग्जांपल लगा लो। ट्रस्ट भी एग्जांपल लगाने के बाद आपसे खुद ब खुद सवाल बनने लग जाएंगे। ये करके देखो, मैं बताऊं ये बिल्कुल प्रूफ है, ये करके। तो अब थर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि मटेरियल या बुक्स बहुत सारे मार्केट में, हम कंफ्यूज होते रहते हैं, हम अपनी स्टडीज़ में लिमिट नहीं कर पाते हैं कि हमें इन चीज़ों पे स्पेसिफिकली फोकस करना चाहिए। तो मैं सर से वही पूछना चाहूँगा, सर मैं है ना 2021 की अभी जैसे जेई की 4th अटेम्प्ट बाकी है और एडवांस भी बाकी है, तो पहले 21 के बारे में बात कर लेंगे, फिर 22 और 23 तीनों के लिए क्या क्या बेटर रहेगा, वो एक बार स्टेप वाइज बता सकते हो तो बेस्ट रहेगा। तो 23 वालों के लिए कोई भी SC वर्मा और NCERT के अलावा कोई भी एक बुक ले सकता है, चाहे वो डीसी पांडे ले सकता है, सिंगेज ले सकता है। ऐसा ना करो कि 10 बुक ले लिया और एक भी बुक सॉल्व नहीं की, एक ही बुक लो, उसको 10 बार सॉल्व करो, वो बेटर है। लेकिन 10 बुक 10 बार सॉल्व नहीं करना है, एक बुक 10 बार सॉल्व करना है। लेकिन अगर आप किसी कोचिंग में इनरोल होना, तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, कोचिंग वाले बच्चों को SC वर्मा और कोचिंग के मटेरियल के अलावा कुछ भी करने की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप बुक को प्रेफर कर सकते हो। अब कई सारे बच्चों का ये भी कंसर्न रहता है कि सर मैं कोचिंग तो नहीं कर रहा हूँ बट मेरे को कोचिंग का मटेरियल चाहिए। यार वैसे तो हर जगह अवेलेबल होता है, टेलीग्राम पे मिल जाता है, बाकी कई सारे ऐप भी है। तो एक ऐप जैसे यूज माई बुक एक ऐप है, प्ले स्टोर पे सर्च करोगे, वहां पे भी कई सारे मटेरियल तुम्हें मिल जाएंगे, सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में दिया हुआ है। तो ऐसे टेलीग्राम पे या किसी ऐप पे जैसे यूज माई बुक का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो लेकिन बात ये है ना कि आप जो भी करो कोई एक चीज को 10 बार करो, 10 चीज को एक बार नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है। 22 वाले भी सेम चीज अपना सकते हैं, 21 वालों के, 21 वालों की बात, टाइम बहुत कम होता है। और यार एक चैप्टर में अगर मैं 100 सवाल करने जाऊंगा तो ऐसे 30 चैप्टर है फिजिक्स में, इतना टाइम ही नहीं है। तो उसके लिए कोचिंग का जो मटेरियल होता है ना वो बेस्ट होता है, क्योंकि वो डिजाइन ही इस तरह से होता है कि हर बुक का जो बेस्ट पार्ट है वो चीज होता है। तो 21 वाले बच्चे मटेरियल ही करें, अगर उनको नहीं मिल रहा है तो वो जैसा मैंने ऐप बताया वहां से कर सकते हैं, टेलीग्राम पे से कर सकते हो। वैसे विवेक का भी मैंने देखा है कि कई बार तुम ड्राइव का लिंक देते रहते हो। 22 और 23 वाले तो भाई मस्त बुक लगाओ, SC वर्मा लगाओ, डीसी पांडे लगाओ, जो लगाना है लगाओ, अच्छे से लगाओ, टाइम तुम्हारे पास है, अच्छे से करो जितना कर सकते हो। 21 वाले 10 बुक के पीछे ना भागे, कोई एक चीज करें और अच्छे से करें, यही होता है। देखो एडवांस के लिए मैं बोलता हूं कि एक तो यार PYQs जो एडवांस के 44 ईयर्स, अब उसको सॉल्व कर। तो इससे आने वाले एडवांस के एग्जाम में सबसे ज्यादा जो आपको फायदा मिलेगा वो PYQ से ही मिलता है, एडवांस के 44 ईयर्स से। उसके अलावा इडोफ के कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम कर सकते हो, सारा प्रॉब्लम इडोफ का रिलेवेंट भी नहीं होता है, तो कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम आप कर सकते हो। नहीं सर मेरे को बुक करना है, क्योंकि एक बच्चे बहुत बोलते हैं कि सर आशीष अरोड़ा सर की एक बुक आती है, एडवांस वाली बुक आती है, हाँ तो सर वो बुक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप वो बुक सॉल्व कर रहे हो तो फिर आप कुछ मत करो, फिर आप एक्स्ट्रा ना तो PYQs करो ना इडोफ करो, क्योंकि उस बुक में आपको कहीं ना कहीं PYQ से मिल जाएगा, इडोफ के भी सवाल मिल जाएंगे। तो अगर आप वो बुक कर रहे हो तो फिर वही बुक करो, बाकी कुछ मत करो। वो बुक नहीं कर रहे हो तो सबसे पहले 44 ईयर्स का जितना भी एडवांस का क्वेश्चन है, फ्रॉम ऑब्जेक्टिव टू इवन सब्जेक्टिव, जो आज से 10-15 साल पहले ही आना बंद हो चुका है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लगाओ, क्योंकि बहुत अच्छे सवाल है वो, बहुत कंसेप्चुअल डेप्थ वाले सवाल है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगाओ, अड़ियंत वड़ियंत किसी की भी वो ले सकते हो। और साथ में हर 3 या 4 दिन पे एक फुल मॉक टेस्ट दिया करो एडवांस की, एक मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इवन अगर एडवांस का मटेरियल किसी को चाहिए, कोचिंग में इनरोल है तो अच्छी बात है, नहीं इनरोल है तो वही जो ऐप बताया मैंने उस पर मिल जाएगा। ड्राइव में तुम भी शेयर करते हो तो वहां से ही मिल जाएगा, तो कहीं से भी करो। कोचिंग का मटेरियल अगर मिल जाए तो सबसे बेस्ट वही है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता कोचिंग के मटेरियल से। लेकिन सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फिर ऑप्शन है, बुक्स प्रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ और सर इसमें PYQ का जो पॉइंट था उसमें काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम पढ़ लेते हैं कि कभी कभी एक हमें पता चल जाता है कि IIT ये है तो ये ज़्यादातर मैथ्स हार्ड बनाएगी या फिजिक्स हार्ड बनाएगी। थोड़ा सा हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे मेरा था तो IIT दिल्ली ने बनाया था पेपर, तो मुझे पता चल गया था कि मैथ्स वो थोड़ा सा पुराने पैटर्न के हिसाब से थोड़ा सा हार्ड रखते ही हैं वो, तो मैंने जनरली केमिस्ट्री फिजिक्स पर ज़्यादा ध्यान दिया और मैथ्स पे कम दिया और मैथ्स सच में हार्ड ही आया था। तो वैसे जैसे इस बार IIT खड़गपुर बनाने वाला है तो IIT खड़गपुर का पुराना पेपर देखो, एक बार उसे एनालाइज करो, मतलब जैसे आपने कहा कि एग्जामिनर का माइंड रीड करना है हमें, है ना, तो वो बहुत एक बेस्ट पॉइंट रहता है उसके लिए। एडवांस के लिए हमें 100% सिलेबस कवर नहीं करना है, 70% सिलेबस को 100% कवर करना है। मतलब ये डिफरेंस समझना कि इवन अगर आप एडवांस में 50% भी मार्क्स लेके आ जाते हो ना, तो भी आपकी रैंक 2000 के अंदर आ जाती है। तो आपका सिलेबस तो पूरा तैयार हो, लेकिन जो 70% पार्ट है वो इतने अच्छे से तैयार है, इतने डेप्थ में तैयार है कि उस 70% पार्ट से कोई भी सवाल पूछे तो आपसे बनना चाहिए। इसलिए जेईई मेंस में ऐसा नहीं होता। जेईई मेंस में क्या होता है कि भाई सब कुछ पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, क्या पता इससे आसान सवाल आ गया, इससे फॉर्मूला बेस्ड आ गया, तो हम ये चैप्टर छोड़ते नहीं, हम सोचते हैं कि सब कुछ 100% करते। बट एडवांस में ऐसा नहीं होता। आपको नॉलेज है हर चैप्टर की, अच्छी बात है, लेकिन 70% पार्ट आपने इतना अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि उसका 100% सवाल आप बना सकते हो, इतना स्ट्रॉन्ग है। तो एडवांस की स्ट्रेटजी थोड़ी सी मेंस से डिफरेंट होती है। तो सर अब ये एक और डाउट बहुत ज़्यादा आता है कि क्लास 11th में जो न्यू एंटर कर रहे होते हैं बच्चे, उनको डाउट रहता है कि हम सेल्फ स्टडी करें या ऑनलाइन कोर्स लें या ऑफलाइन कोचिंग लें। वो तीनों में कंफ्यूज रहते हैं और उनका आधा साल तो इस कंफ्यूजन में निकल जाता है और ना सेल्फ स्टडी हो पाती है ना कुछ हो पाता है। तो उसमें आप क्या कहना चाहते हो, क्या बेटर रहता है? देखो मैं इसमें बिल्कुल कहते हैं ना कि अनबायस्ड आंसर दूंगा। बिल्कुल एक छोटी सी बात ये है, सेल्फ स्टडी से आप जेईई मेंस क्रैक कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट एडवांस क्रैक करने के लिए आपको किसी न किसी का गाइडेंस चाहिए। हाँ। अगर आप टारगेट एडवांस कर रहे हो तो फिर आप सेल्फ स्टडी करके टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप मेंस कर सकते हो, लेकिन मेंस भी आप तभी करोगे जब आपकी पढ़ाई बिल्कुल डिसिप्लिन होती है। अब मान लो मैं YouTube की मदद से बहुत सारे लेक्चर्स अनअकैडमी के, तुमको पता है ये पूरा सब कुछ पढ़ाया हुआ है, तो अब बात ये आप ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाई कर रहे हो, आप एक फिक्स टाइम लेकर पढ़ रहे हो कि मेरे को 8 से 2 लेक्चर देखना है, फिर क्वेश्चंस लगाने। वो डिसिप्लिन्ड नहीं हो पाता है यूट्यूब पे, और तुम्हें पता है डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है यूट्यूब पे। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि सिलेक्शन नहीं हो सकता। यूट्यूब से मेंस में आप अच्छी रैंक ला सकते हो, बट अगर आपका टारगेट एडवांस है तो बिना किसी मेंटर के, ऐसा कोई जो आपको गाइड नहीं कर रहा है, तो फिर आप पॉसिबल नहीं है। तो एक गाइडर चाहिए जो आपको गाइड करे। तो ये सिंपल बायस होता है, चाहे आप कहीं भी आओ, आप अनअकैडमी पे आओ या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। अभी तो ऑफलाइन का तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो यार ऑनलाइन पे आप कहीं भी आ जाओ, लेकिन आप एक ऑर्गेनाइज पढ़ाई करो, प्रॉपर्ली पढ़ो अगर टारगेट एडवांस कर रहे हो। हाँ मतलब एडवांस में तो आपको ज़रूरत पड़ती है, वरना फिर क्या हो जाता है, बहुत मोनोटोनस हो जाता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बोरिंग लगने लगता है सब, वो बहुत बड़ा एक दिक्कत होती है सर। और इसमें एक और डाउट आता है कि सबसे पहले ये ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पे ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है। मतलब आप क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि मास्टरी कर लोगे तो आपसे हर क्वेश्चन बनने वाला है एडवांस का। मतलब बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि कब इंटीग्रेशन लग गया। ऐसे मेरे को डाउट आते हैं कि इसमें पता ही नहीं चलता कब एलिमेंट अज्यूम करके इंटीग्रेशन लगा दिया, कब डिफरेंशिएशन लगा दिया, तो उनको वही नहीं पता चलता है। तो सर इसमें क्या आपका टेक है कि इसमें प्रैक्टिस से ही आता है या फिर आप थोड़े बेसिक्स अच्छे करके कर सकते हैं? मैं एक सिंपल सा बात बताऊं कि जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जो एक्चुअल यूज बच्चा सीखता है, वो सीखता है सेंटर ऑफ मास से। तो सेंटर ऑफ मास में अपने को सेंटर ऑफ मास निकालना होता है इंटीग्रेशन करके। वही सेम एलिमेंट लेने का तरीका बच्चा रोटेशन में यूज करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने। फिर वही सेम इंटीग्रेशन का तरीका इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज करता है, वही सेम एलिमेंट लेता है, फिर यूज करता है फील्ड निकालने में। फिर मैग्नेटिज्म में भी आता है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने में। तो यार अगर आपको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत होती है तो आप सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट करो। जो सेंटर ऑफ मास की डेरिवेशंस थे उनको खुद से करो, देखो कि एलिमेंट क्या लिया है। जैसे हेमिस्फीयर में, सॉलिड हेमिस्फीयर में वो हॉलो हेमिस्फीयर कंसीडर करता है, रिंग वाले एलिमेंट में डीएम मास कंसीडर करता है। तो एलिमेंट चुनना ऐसा नहीं है कि भाई ये कोई जड़ी बूटी आ जाएगा, वो आप प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस आप बिल्कुल स्टार्टिंग से करो। सेंटर ऑफ मास से स्टार्ट करो, फिर रोटेशन में आओ, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक में आओ। आप 2-3 बार ऐसा करके देखो, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि किसी सवाल में क्या लेना है अपने को एलिमेंट। फिर किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीओएम से स्टार्ट करो। बिल्कुल बहुत सारे बच्चों को तो ये प्रॉब्लम हो कि उनकी 11th ही अच्छे से नहीं हुई होती है, तो सर उनको 12th में तो सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक में इंटीग्रेशन लगने लगता है, तो उन्हें बहुत डर लगने लगता है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि सेंटर ऑफ मास वापस से करो एक बार? देखो जो 12th में एंट्री कर रहा है ना, मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ, 11th का एटलीस्ट मैकेनिक्स को बेसिक लेवल पे तैयार करके ही 12th में एंट्री करो। क्योंकि आप मानो या ना मानो कि 12th में मैकेनिक्स का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत जगह यूज आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है,
मैग्नेटिज्म में आता है, कौन सा ऐसा चैप्टर है मॉडर्न में भी बेसिक यूज आ जाता है। आप कहीं भी पढ़ो तो कहीं ना कहीं आपको मैकेनिक्स का बेसिक यूज तो पड़ता ही पड़ता है। तो जब आप 12th को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो ना, तो आप मैकेनिक्स एक बेसिक लेवल पे 11th का तैयार कर लो। मैं मानता हूं कि मैकेनिक्स में बहुत बार डेप्थ तक नहीं हो पाता है कि सर कितना भी कर ले, कोई बात नहीं, आप बेसिक लेवल तैयार कर लो। आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन कब करते हैं, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए फोर्स का, मोमेंटम का, ये सब आइडिया होना चाहिए। तो 12th में एंट्री करने वाले बच्चे एटलीस्ट मैकेनिक्स कर लो। बाकी जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स होता है, फ्लूइड होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, उसका बहुत ज्यादा यूज 12th में आता नहीं है, तो वो बाद में भी कर सकते हो। लेकिन जो चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट होते के साथ में मैकेनिक्स का यूज आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखो, स्टार्ट करोगे कि तुमको फोर्स, वेक्टर एडिशन, ये सारी चीजें आ जाएंगी, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ऐसे टॉपिक के लिए आप थोड़ा सा एटलीस्ट बेसिक लेवल पे, मैं मानता हूं कि महीना 2 महीना लेट हो सकता है आपका सेशन, मंथ 2 मंथ लेट हो सकता है कि सर मैं मैकेनिक्स करने में लग गया। लेकिन महीने 2 महीने के बाद भी जब आप 12th से स्टार्ट करोगे तो आपको लगेगा कि यार सर 12th तो 11th से बहुत ईजी था, मैं तो ज्यादा ही टेंशन ले रहा था। लेकिन अगर आपका 11th वीक रहेगा तो आपको लगेगा कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक से टफ चैप्टर तो कोई है ही, ये हमेशा वही होता है कि हमको ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत हार्ड है, जबकि हमने 11th कुछ पढ़ा ही नहीं होता, इसकी वजह से लग रहा होता है, वही सबसे बड़ा रीज़न है। तो सर अब ये एक और सवाल है कि बहुत स्टूडेंट का आया था कि ऐसा कोई फिक्स होता है कि आपको पर चैप्टर, एक चैप्टर स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें करने चाहिए, ये कोई फिक्स अमाउंट होती है या फिर आप जितना कर सकते हो उतना बेस्ट है? देखो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब कोई बच्चा ऐसा हो जाए तो 30 सवाल 40 सवाल करके एक चैप्टर में उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, बट कुछ बच्चा ऐसा होता है जो ज्यादा सवाल करने के बाद भी कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाता है। तो मैं एक ही चीज बोलता हूँ, आप सवाल जितना ज्यादा लगा सकते हो लगाओ, जब तक कि आपको इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस ना आ जाए। अगर मान लो कॉन्फिडेंस तुम्हारा 30 सवाल लगाने के बाद ही आ गया कि सर मैं 30 सवाल लगाने के बाद फुल कॉन्फिडेंस है, अब मैं सारा सवाल लगा सकता हूँ, आपने टेस्ट दिया, आपने सही भी कर दिया, यानी कि आपके लिए 30 ही सवाल काफी है। अब मैंने 50 सवाल लगा लिया, लेकिन सर 50 सवाल लगाने के बाद भी मेरे से टेस्ट में सवाल नहीं बना, दैट मींस यू रिक्वायर मोर प्रैक्टिस, तो आपको और सवाल लगाना है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वही नहीं समझते, उनको लगता है कि एक स्टेप बाय स्टेप मेथड बता दो, यहाँ से ऐसे स्टेप में चढ़ूँ और मेरा पूरा क्लियर हो जाए, सब स्ट्रांग हो जाए। तो जबकि उनको ये नहीं पता इसमें रिवीजन लगेगा, 4-5 बार आप प्रैक्टिस करोगे, इस चैप्टर को करोगे, तब जाके वो स्ट्रांग होगा आपका। जो लास्ट डाउट है वो यही है कि अब एक बार आपने फिजिक्स पढ़ ली, अब सब ठीक है, एग्जाम आने वाली है आपकी, तो आप जल्दी से रिवीजन कैसे करोगे उसका? देखो अगर तुमने शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है तो इससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है। लेकिन जैसा कि जेईई मेंस का पैटर्न चल रहा है ना, मैं आपको एक बात बताऊं कि आप कुछ मत करो, आप हर चैप्टर से, हर कंसेप्ट के ऊपर एक या 2 सवाल लगा। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि मान लो मैंने काइनेमेटिक्स उठाया, अब काइनेमेटिक्स में कई सारे सब टॉपिक है, जैसे कि 1D हो गया, 2D में प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन हो गया, रेन मैन हो गया, रिवर्सिबल हो गया। तो मैं क्या करूंगा, हर कंसेप्ट के ऊपर, अब ऑब्वियसली मैं ज्यादा सवाल तो नहीं लगा सकता, 1 से 2 सवाल लगाऊंगा। अब पूरी काइनेमेटिक्स में मान लो 10 कंसेप्ट है, मैंने 15 से 20 सवाल काइनेमेटिक्स में लगा लिया। सिमिलरली एनएलएम में 5 से 6 सवाल लगा लिए, 10 सवाल लगा लिए, तो हर कंसेप्ट मेरा टच हो गया, और सवाल लगाने से कंसेप्ट का एप्लीकेशन भी समझ में आ गया। तो बेस्ट यही होता है रिवीजन करने के टाइम में, अगर एक वीक बचा हुआ है, मेरे पास फिजिक्स में 30 चैप्टर है, तो मैं 30 चैप्टर में टोटल कंसेप्ट, मान लो अगर 100 कंसेप्ट है या 200 कंसेप्ट है, तो मैं एक वीक में 200 क्वेश्चन लगा लूंगा, हर कंसेप्ट के ऊपर एक सवाल लगा के, बस हो गया, पूरा चैप्टर का रिवीजन हो गया। सबसे बेस्ट यही होता है। हाँ, मतलब बहुत सही तरीका है, क्योंकि हम हमेशा है ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें कि हम कब क्या करें। फिर जनरली मैं क्या करता था कि जैसे सर हम क्वेश्चंस करते हैं जब हमारी प्रिपरेशन चल रही होती है, तो उसमें बुक कर रहे हो, मटेरियल कर रहे हो, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक कर दो। तो मेरे ऐसे है ना चैप्टर के एंड में 15-20 क्वेश्चन ऐसे हो जाते थे जो मतलब सच में दिमाग हिला देने वाले थे कि आप बिल्कुल उसको देख के आपको नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो वो क्वेश्चन लास्ट में करते थे, तो बहुत अच्छा रिविजन होता था मेरा। तो आप वो एडवाइस करोगे कि सब इंपॉर्टेंट मार्क करते चलो साथ में? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमेशा, जो पहली बार जो तुमसे बन गया वो तो हमेशा बनेगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन जो पहली बार तुम जिस सवाल में फंस गए, यानी कि वो सवाल तुम्हें कुछ सिखा रहा है, तो अगर उस सवाल को तुम दोबारा रिवाइज कर रहे हो, मतलब कि बेसिकली तुम उस चैप्टर को ही रिवाइज कर रहे हो। तो जो पहली बार तुमसे नहीं लगा उसको तो हमेशा टिक लगा के 2 बार 3 बार लगाना चाहिए, 1 बार नहीं 2-3 बार लगाओ उसको, 1 महीने के बाद उसी सवाल को दोबारा लगाओ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो बहुत सही है। था और सर ने काफ़ी अच्छी गाइडेंस दी, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन यही है सर कि आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे कि सबको, कि अब पढ़ाई में कैसे वो फोकस करें अपनी पढ़ाई में सबसे ज़्यादा? देखो विवेक, मैं तो एक ही चीज बताता हूँ कि अगर तुम्हारा ड्रीम सच में आईआईटी में जाना है, किसी एनआईटी में जाना है,
तो उसके सामने फिर कुछ और नहीं होना चाहिए। उसको करने के लिए बोलते हैं जो भी पॉसिबल है। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं 8 घंटे ही पढ़ पाता हूँ, मैं 7 घंटे ही पढ़ पाता हूँ, ये एक्सक्यूजेस होते हैं। आप अगर आपका सच में ड्रीम आईआईटी है तो फिर आप जितना भी एफर्ट मैक्सिमम लगा सकते हो वो सच में आपको लगाना है, और आप लगा सकते हो। क्योंकि कोई, मैं किसी को कम नहीं मानता हूं कि ये कम है ये ज्यादा है, मैं किसी को कम ज्यादा नहीं मानता हूं। बस बात ये होती है कि आप एफर्ट कितना लगा रहे हो, आपका वो ड्रीम कितना स्ट्रांग है। अगर सच में आईआईटी में मेरा सपना है कि मेरे को आईआईटी में जाना है, तो जाने के लिए मैं कोई भी हद पार करने के लिए तैयार हूं। मेरे को 6 घंटे ही सोना पड़े तो भी, दिन भर पढ़ना पड़े तो भी मैं करूंगा, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन बहुत ऑब्वियसली आईआईटी, बहुत सपना है मेरा, तो मैं करूंगा उसके लिए। तो यार हमेशा ड्रीम को चेस करते रहना है, वो उसके लिए कुछ भी करना पड़े अपने को करना है, बस यही बोलता हूँ मैं तो एट द एंड बाय टू ऑल, थैंक यू सो मच सर।